बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है करंट अफेयर स्पेशल और मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, अगर ज़हनी सेहत ऐसी हालत हो, मतवाज़न हालत हो आपके जहन की कि आप ज़िंदगी के उतार चढ़ाव और दबाव का सामना बखूबी कर सकें, तो इसे हम बैलेंस्ड मेंटल हेल्थ कहते हैं। लेकिन अगर यही जो दबाव है वो बढ़ जाए और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने काम करने में बखूबी सरअंजाम ना दें जो आप भी काम कर रहे हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ इम्बैलेंस्ड होती है। आज के प्रोग्राम में हमने मेंटल हेल्थ यानी कि ज़हनी दबाव के हवाले से बात करनी है और इसके ऊपर ख़ुसूसी तौर पर हमने बात करनी है कि मर्दों की ज़हनी सेहत कहाँ जा रही है और ज़हनी सेहत की ख़राबी की वजूहात क्या हैं। ऐसी क्या वजह है कि जो मर्द हजरात हैं वो खामोशी से अपना बोझ जो है वो सहते रहते हैं और सामने वाले से बयान नहीं कर पाते हैं। इसमें हम समाजी, नफ्सियाती और दीनी जावियों से बात करेंगे। इसके साथ ही साथ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एसोसिएशन ऑफ यूएसए की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 6 मिलियन मर्द हजरात डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन लम्हे फिक्रिया ये है कि डिप्रेशन का शिकार होने वाले ये मर्द हजरात किसी से बता नहीं पाते हैं कि वो ज़हनी दबाव का शिकार हैं। आज हमने इसी अहम मौजू पर बात करनी है और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद हरमैन साहब, जो कि साइकोलॉजी, आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। उन्हीं के साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर समर फहद साहिबा, जो कि प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजिस्ट हैं। आपको भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर हरमैन, बहुत ही अहम टॉपिक है। हमने ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस के हवाले से जो टॉपिक मुंतखब किया है वो मर्दों के हवाले से किया है। क्या वजह है कि मर्द हजरात जो हैं वो ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं? हाल ही में हमने एक सोशल मीडिया पे तस्वीर देखी जिसमें एक प्रॉपर्टी डीलर थे और उन्होंने डिप्रेशन का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी की बाजी जो है वो खुद ही हार गए। क्या वजह है इसकी? हाँ, बुनियादी तौर पर ये जो आज का टॉपिक है ना, इस पे बात करना बेतहाशा ज़रूरी था भी और है भी और आगे भी रहेगा। तो उसके लिए ज़ाहिर है पहले तो आप लोगों का मशकूर हूँ, पूरी टीम का, जिन लोगों ने इसको क्रिएट किया, इस पे बात करना मुनासिब समझा और ज़रूरी समझा। बहरहाल हम आपके सवाल की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान में आपने देखा होगा और हम सब देखते हैं कि कभी कोई किसी मर्द से ये नहीं पूछता कि आपकी तबीयत कैसी है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपको क्या मुश्किलात हैं, आपकी ज़हनी हालत क्या है, क्या आप किसी मसले पे बात करना चाहते हैं, आपको कोई मसला है। उसकी रीज़न ये है, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जैसे रिसेंटली एक सर्वे भी था जिसकी रिपोर्ट मुझ तक पहुँची, GOTV का है, कि तकरीबन 95% पाकिस्तान में मर्द हजरात ऐसे हैं जो कभी भी अपने दिल की बात नहीं करते, या वो जिन वजूहात की बना पर भी अपने दिल की बात नहीं करते तो उनको बहुत सारे मसाइल का सामना है। अगर हमारे यहाँ मर्दों की कम्युनिटी में 95% लोग अपने दिल की बात नहीं करते, उनसे हाल नहीं पूछा जाता, तो हम अक्सर औकात ये घरों में भी देखते हैं कि हमारे जो वालिद हैं, भाई हैं, कभी हम नहीं पूछते उनसे कि आज आप वापस आए हैं, आप कैसे हैं, कोई मसला, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, या आप क्या फ़ील कर रहे हैं, या आपको क्या चाहिए, कुछ भी नहीं हम पूछते। वो अक्सर ख़वातीन क्या एतराज़ करती हैं कि घर में कोई मर्द आया है तो वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, बच्चों पे तवज्जो नहीं दे रहे, खातून खाना से नहीं पूछते, रिश्तेदारों से नहीं मिलते, तन्हाई का शिकार हैं। अब ये सारी सिचुएशन को हम यूं ही ले रहे हैं और कभी भी इस पर बात नहीं करते। ये आज का हमारा बहुत बड़ा मसला है। तो अच्छा डॉक्टर समर साहिबा, हम मर्द की अपब्रिंगिंग की बात करते हैं क्योंकि बच्चियों को तो हम रोने देते हैं, फिर उनके आंसू भी साफ़ करते हैं, फिर उनको चोट लग जाए तो पैम्पर भी करते हैं। लेकिन अक्सर ये देखने में आया है कि जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, उनको कहते हैं रोना नहीं है। हमने क्यों मर्दानगी को जो है वो इस तरह से पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया? और ये अलमिया सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है, क्योंकि रिसर्च के दौरान मुझे यही पता चला कि अमेरिका हो, USA हो, अफ्रीका हो, मर्द को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। ऐसे ही बिल्कुल मैडम, आपने बड़ी प्यारी बात की है कि बेसिकली हमारे यहाँ माशरे में मर्द को ये सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं हैं। एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट है जिसमें मर्द की हाइपर इंडिपेंडेंस, मर्द की एग्रेशन को एक्सेप्टेंस हासिल है, मर्द जो है वो किसी से मदद लेना, उसका सेंसिटिव रोल, उसका हेल्प सीकिंग रोल को डिस्करेज किया जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये हमारी सोसाइटी का एक स्टिग्मा है जिसकी
वजह से हमारा मर्द जो है दे नेवर सीक हेल्प, दे नेवर गो फॉर एनी शेयरिंग, जिसकी वजह से आप ये देखें कि उनका जो बर्डन है, उनका जो मेंटल एग्जॉशन है, उनकी जो मेंटल बर्डन है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली ये हमारे अपने सोशली साइकोलॉजिकली लर्नड प्रैक्टिसेस हैं जो कि मर्दों को इस नहज पे पहुंचा रहे हैं, और अल्टीमेटली उनमें सुसाइड और दीगर जो जहनी अमराज हैं उनकी शरह बढ़ती चली जा रही है। मर्दों से एक्सपेक्टेशन लेवल भी ज्यादा है, खासतौर पर खवातीन का। सोशल मीडिया पे भी देखा है कि बड़ा बुके उसने दिया है अपनी वाइफ को तो आपने नहीं दिया। एग्जैक्टली ये कितना स्ट्रेसफुल होता है? बिल्कुल ऐसे मैडम, सोशल मीडिया तो एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है। आप देखिए हमारे हीरोज हैं, उनको दिखाया जाता है कि दे आर हीरोइक, दे आर गुड लुकिंग, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे डोंट क्राई, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसा शख्स उसको साइड रोल दिया जाता है जो कि थोड़ा सा सेंसिटिव है या थोड़ा सा मजलूम जो है वो दिखाया जा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि मीडिया भी ऐसे लोगों को प्रोजेक्ट कर रहा है, ऐसे लोगों को, ऐसी मर्द की ऐसी चीज़ों को और ऐसे करेक्टर्स को बेसिकली इनकरेज कर रहा है, जिसकी वजह से मजीद मर्दों में जो है ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है डॉक्टर हरमैन, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा कि मर्दों मेंटल हेल्थ की अलामात क्या नजर आए कि हमें पता चल जाए कि ही नीड्स हेल्प? हाँ बिल्कुल, अब यहाँ तक तो बात पहुँच गई है जहाँ तक सोशल मीडिया भी पोर्ट्रे कर रहा है ना इसी चीज़ को, इसी तरह इसी अंदाज में जैसे आप फरमा रही हैं। तो मर्दों में आज हम बात कर लेंगे कि अगर कोई मर्द, जैसे हम समझते हैं कि गुस्सा है मर्द में तो वो मर्द है, और मर्द का काम नहीं कि वो रोए और परेशान हो या वो इजहार ख्याल करे, वो कहे कि मुझे मदद चाहिए, वो तो मर्द है। अब ये वाला जो पहलू है ना, इसको लेके तो मर्दों में परेशानी यानी डिप्रेशन, पाकिस्तान में जो WHO की रिसर्च है 2022 तक की, तो उसके मुताबिक तकरीबन 24% पाकिस्तानी मर्द हजरात को डिप्रेशन का आर्जा है, और इसी तरह से तशवीश या परेशानी या एंग्जाइटी जिसे कहते हैं वो तकरीबन 34% लोगों को है, मर्द हजरात को। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में हम क्या जान सकते हैं, वो मर्द हजरात जो इजहार ख्याल नहीं कर सकते और अपनी जहनी सेहत के हवाले से सवाल नहीं कर सकते, जवाब नहीं दे सकते, पूछ नहीं सकते ना खुद से ना किसी और से, और खामोश हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ें होंगी, डिप्रेशन और ये, और साथ में गुस्सा है। गुस्से का इजहार क्रिमिनल बिहेवियर में होता है, तभी मर्द को हम वायलेंट समझते हैं। घरों में डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज भी इसी से जुड़े हुए हैं, रिश्ते ख़राब होते हैं। और फिर एक बहुत बड़ी अलामत हमारे यहाँ ये है कि हम ये समझते हैं कि जनरेशन गैप है और बच्चे वालिदैन से अलग हैं, लेकिन ऐसा ये बहुत बड़ा एक फजूल किस्म का एक मिथ है। तो गुस्सा हो गया, घर में ज्यादा डिप्रेशन है, मर्द का जो मूड है ना वो हमेशा तन्हाई की तरफ जाएगा, वो खामोश होगा, गुस्सा करेगा, इसी तरह से बाप के साथ बात नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी अलामत है, मैं उसी तरफ आना चाह रहा था। वो बात नहीं करेगा, इजहार नहीं करेगा, और जब भी घर में होगा तो रिश्तों में झगड़े करेगा, मनफी सोच घर पे लाके अप्लाई करेगा। लोग समझते हैं कि घर में अच्छा नहीं है, बाहर अच्छा है, ये वाला फिक्र आम है। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है कि उसको जहाँ पे सुनना चाहिए, उसको हेल्प चाहिए, वो हेल्प नहीं ले सकता। अब हेल्प ना लेने की ये सारी वो सिम्टम्स हैं जहाँ पे मर्द हजरात क्या करते हैं एंड पे, जैसे डॉक्टर साहबा ने भी फरमाया कि खुदकुशी की तरफ रुझान जाता है। अब पाकिस्तान में आपको ये सुन के हैरत होगी कि पाकिस्तान में भी खुदकुशी होती है, और औरतों की निस्बत 2 गुना ज़्यादा है। और मर्द हजरात 2000 तकरीबन 19-20 का डेटा है कि तकरीबन 2295 मर्दों ने खुदकुशी की, जो कि औरतों की निस्बत दुगना है रेट। वर्ल्ड लेवल पे बहरहाल इससे ज़्यादा है, 3 गुना या 4 गुना है। इवन देन हमारे मुल्क में ये बहुत बुरे हालात हैं कि हम इस वजह से कि एंड रिजल्ट क्या है इन सारी अलामतों का, मर्द कहता है कि मैं इससे बहुत थक चुका हूँ और जिस्मानी थकावट का इजहार करता है। फिर मर्द गायब होना शुरू हो जाता है, ये अलामत है। गायब होके कहाँ जाता है? ड्रग्स की तरफ जा रहा है, नशे की शुरुआत कर रहे हैं, घर में बाप से गिले शिकवे और झगड़े शुरू होते हैं। अच्छा, रिश्तेदारों से हो गए। अब मर्द झगड़ालू है, बुरा है, अब हमने कह के टाल दिया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी अलामात पे बात हो गई है, तो आपने इन अलामात के मौसर इलाज की भी बात करनी है, और कैसे कन्विंस किया जाए उस मर्द को जिसे तवक्को की जा रही है वो मजबूत है, खुद मुख्तार है, जिससे तवक्को की जा रही है कि जज्बात का इजहार नहीं करना उसने। मैडम, सबसे पहले तो ये कि मर्दों के इलाज में ना हमें रेड फ्लैग्स को देखना बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि मर्द जो है वो आइसोलेटेड हो जाता है, सोशली विड्रॉन हो जाता है, अपने वर्क प्लेस में बड़ा स्ट्रेसफुल बिहेवियर शो करने लग जाता है जब वो स्ट्रेस में या डिप्रेशन में या एंजाइटी में जा रहा होता है। तो कुछ
कुछ रेड फ्लैग्स को हमें जानना बड़ा ज़रूरी है। और घर जो है वो बेसिकली बेसिक यूनिट है जहाँ पे हम मर्दों को एक एम्पैथेटिक लिसनिंग दे के, उनको नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट दे के, और ऐसे वर्ड्स ना दे के कि मर्द बनो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम मर्द बनो। जब उसको घर से ये चीज़ें मैडम डेवलप होंगी तभी वो अपने इन जो स्ट्रेसेस हैं उनका इजहार भी करेगा और इलाज के लिए तैयार भी होगा। ठीक। देखिए जो प्रोफेशनल्स के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास तो मर्द ने बाद में जाना है, पहले तो फैमिली ने आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली कहाँ पे इस शख्स को अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या क्लिनिकल इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। उसके लिए ये है कि हमें हमारी बहुत सी साइकोलॉजी में बहुत सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं, हम अपने पेशेंट्स को साइको एजुकेट करते हैं, हम उनको मेडिकेशंस के थ्रू, मेडिटेशंस के थ्रू, इसके अलावा ग्रुप थेरेपी के थ्रू, और CBT हमारी ट्रेनिंग होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू हम बेसिकली वो आइडेंटिफाई करते हैं वो एबनॉर्मल पैटर्न्स के कहाँ पे, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि गुस्सा, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन और हद से ज़्यादा एंगर दिखाना, ये बेसिकली ये सरफेस इमोशंस हैं। इसके डीपर में ना कहीं पे मर्दों के क्रॉनिक इलनेसेस होते हैं, अनहील्ड ट्रॉमास होते हैं, उनके बचपन के कुछ अनफिनिश्ड बिजनेसेस हैं जिसकी वजह से वो ऐसा दिखा रहा है। तो हमें बीइंग मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, जैसे डॉक्टर साहब भी हैं, हमें कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया साइको एजुकेशन है, ग्रुप थेरेपी है, जेंडर बेस्ड थेरेपीज हैं, जिसमें सिर्फ मर्दों की पर्सनालिटी को सामने रख के हम बाकायदा मॉड्यूल्स वो डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि मर्द एक्सप्रेसिव नहीं होते, जिस तरह औरतें एक्सप्रेसिव होकर अपना दिल का बोझ हल्का कर लेती हैं। और स्टडीज़ के मुताबिक मर्दों में सुसाइड की रेशो भी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मर्द एक्सप्रेस नहीं करते, मर्द लीथल होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, इधर मरने का ख्याल आया और साथ ही जाकर अपनी जान ले ली। औरतें आपस में एक्सप्रेस करके अपना दुख हल्का कर लेती हैं, कैथारसिस कर लेती हैं, अपनी फ्रेंड्स को सुना दिया। मर्दों के पास वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, क्योंकि मर्दों ने शुरू से सीखा है, चाइल्डहुड से सीखा है कि मर्द रोते नहीं है। तुम तो मर्द हो, तुम रो रहे हो, तुम कितने बुरे लग रहे हो रोते हुए। तो मर्दों ने अल्टीमेटली जो है वो मर्द वो अपनी उस जज्बात को दबाता रहता है, जैसे एकदम से एक बॉल होती है ना, एकदम से बहुत बड़ी फूल के फट जाती है। फिर जब वो फटता है, जो वॉयलेंस उसमें आता है, जब वो फटता है तो फिर बहुत बुरा फटता है। तो हमें हमें फैमिली में ही बेसिकली अपने मर्दों, अपने बच्चों को ही, बॉयज से ही ये ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। हाउ टू क्राई, हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट इमोशंस, अपने इमोशंस को नेम दें, उनको आइडेंटिफाई करें, मैं उदास हूँ, मुझे रोना आ रहा है, और उसको अटेंड करें, वैलिडेट करें बच्चे को, ताकि वो बड़ा हो तो उसको पता हो कि मुझे अपने इमोशंस को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करना है बल्कि उसको लेबल करना है और उसको इजहार करना भी आना चाहिए। जैसे कि अगर मेरा बेटा रोता है तो मैं उससे हमेशा ये बात कहती हूँ, यू वांट टू क्राई, यू कैन क्राई, इट्स ओके। एग्जैक्टली, इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि आप अपने बच्चों से ये कहें कि इफ यू वांट टू क्राई यू कैन क्राई, इट्स ओके, क्योंकि ये एक इमोशन है। डॉक्टर साहब, अब हमने समाजी एतबार से भी बात करनी है और मजहबी एतबार से भी। समाजी एतबार से हमें ये जवाब दीजिएगा कि इर्द गिर्द जैसे माँ, बहन, बाप या भाई, बेटा किस तरह से ज़हनी दबाव के शिकार मर्द की मदद कर सकता है और मजहब कैसे मदद कर सकता है? बहुत खूब। ये पहलू बहुत ज़्यादा रूटेड है, मैं समझता हूँ। हमारी सोसाइटी में बहुत डिफरेंस है अगर हम मजहबी तौर पर बात करें कि मज़हब हमारा क्या कहता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक हदीस से ये बात करना चाहूँगा कि आप में से हर फर्द एक राई है और उसके उन तमाम किरदारों, यानी बतौर भाई, बाप, बेटा, उस राइयत के हवाले से सवाल किया जाएगा। अब ये बात तो होगी कि आप ज़िम्मेदार हैं, आपसे पूछा जाएगा, लेकिन क्या आप ज़िम्मेदारी निभाने के काबिल हैं? तो ये वाला हमारा मेंटल इशू हो गया। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले वो मर्द तैयार करना है ना, जो कि रायत के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां लेके चले। सेकंड चीज़ ये है कि मज़हब में मैंने खुद ये देखा, पढ़ा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोया करते थे, मशावरत भी करते थे, लोगों के दुख भी सुनते थे, और तब तक सुनते थे जब तक अगला बंदा पूरी बात नहीं कर लेता था। तो इसी हवाले से जो मशावरत है, लोगों के दुख बांटना है, सुनना है, और गमज़दा होना है, रोना है, और ज़िंदगी की खुशियाँ और दुख सारे लेके चलना है, ये हमारे मज़हब में है। अब मुझे तो आज तक नहीं पता चला कि हमारी सकाफ़त में ये चीज़ें इतनी नापैद क्यों हैं और इतनी गलत क्यों हैं। अब यहाँ पे बात करने वाली ये है कि जो पेरेंट्स हैं ना, जो हमारे वालिदैन हैं, अभी जैसे हम लोग हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और हमारे बाद आने वाले लोग या हमसे बड़े, मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले कि आप माहिर नफ्सियात के पास जाएँ, आप अपने घरों में मेंटल एलिमेंट के आस्पेक्ट पैदा ना करें। सबसे पहले वो माएँ
جو جہاں ہم ویمن رائٹس کی اور خواتین کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ مائیں اپنے بچوں کو مضبوط کریں، اس پہلو سے نہیں کہ آپ مضبوط ہیں اور آپ مرد ہیں، مرد طاقتور ہوتا ہے اور کبھی پریشان نہیں ہو سکتا ہے یا وہ قربانی دے سکتا ہے اور وہ اپنے لیے نہیں جی سکتا، ایسا کچھ نہیں. اس کے الٹ سائڈ پہ چلیں. مرد نرم ہوتا ہے، مرد انڈرسٹینڈ کرتا ہے، وہ اظہار خیال کر سکتا ہے اور ساتھ لے کے چلتا ہے اور ساتھ اس کو چاہیے جہاں پہ وہ بات کر سکتا ہے. تو مطلب آج میں الٹ آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، جو ہمارے مذہب میں ہوتا ہے، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ تمام بچوں کو آپ کوئی لڑکی لڑکا، کوئی رونا، کوئی چپ کرنا کے حوالے سے بات نہیں ہے. ہر بچے کو آپ نے مضبوط طریقے سے مذہبی لحاظ سے لے کے چلنا ہے. تو اگر آپ ایسا بچہ لے کے اس کی پرورش کرتے ہیں، وہ بڑا ہو کے کیا کرے گا کہ وہ اس نے اب جو رول نبھانے ہیں نا معاشرے میں، وہ چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا، اس نے جو رول نبھانے ہیں ان کے اندر اس کو اپنے ذہنی مسائل، چونکہ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، چاہے کچھ بھی کر لیں آپ، جیسے آپ اپنا بچہ بڑا کر کے آپ اس کی پہلی سوشلائزیشن مکمل کر کے معاشرے میں دیں گے تو انوائرمنٹ کے بہت سارے فیکٹر ہیں جو اس کو پریشان کریں گے. تو ان پریشانیوں کو اس نے کیا کرنا ہے، اس نے ان کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے، کہاں سے مدد لینی ہے. اب مدد کی بات جہاں تک آتی ہے، آج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان میں اگر ہم آج یہ بات نہیں کریں گے اور مرد حضرات نہیں سمجھیں گے یا جو خواتین ہیں گھر میں وہ نہیں سمجھیں گی کہ مردوں کو ہم نے کیسے سیو کرنا ہے، تو ڈومیسٹک وائلنس اور کرائم معاشرے سے کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب، اب ہم اس جانب آتے ہیں کہ جب ایک مرد آپ کے پاس کلینک میں آتا ہے اپنے علاج کے لیے، تو بینگ اے مرد اسے ڈیفرنٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے ایک عورت سے ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے، یا پھر مردوں کی ٹریٹمنٹ اور جو خواتین کی ذہنی ٹریٹمنٹ ہے ان کا انداز ایک ہی ہے؟ بہت خوب، یہ ایک بہت ہی ہڈن سا سوال ہے جو آپ نے کیا ہے. ہوتا اکثر یہ ہے کہ مثال کے طور پہ خاتون اگر اپنے کسی مسئلے پہ آتی ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ ریپو بلڈ کرنے میں مشکل نہیں ہوتی ہے. بینگ اے میل سائیکالوجسٹ مشکل نہیں ہوتی، اور وہ بہت ایکسپریسو ہوتی ہیں، بہت لمبی سٹوری سناتی ہیں اور اس میں سے ہمیں نکالنا پڑتا ہے کہ یہ کون سی بات اور کدھر جا رہی ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ ریپو بلڈ بہت ایزی ہوتا ہے ویمن کے ساتھ اور ان کے مسائل کو وہ بہت ایکسپینڈ کر کے بتاتی ہیں. کمپیریٹیولی اگر ہم مرد حضرات کی طرف آئیں تو وہ ان کے ساتھ ریپو بلڈ کرنا ہی بہت مشکل کام ہے. ہمیں کئی مرتبہ 3-4 سیشن اس بات پہ لگ جاتے ہیں کہ کوئی میل ہے اور وہ اصل میں اپنی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا. وہ یہ نہیں چاہتا کہ اسے یہ کہا جائے کہ تم پاگل ہو، یا اسے یہ کہا جائے کہ تم پیسے خود پہ خرچ کر رہے ہو، تمہیں سیشنز کی ضرورت ہے، یا اسے یہ کہا جائے کہ تم اپنی فیملی کے مسائل کو ڈسکس کرو. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے گھر کی بات کروں گا عزت خراب ہوگی، میں اپنی بات کروں گا پاگل ہو جاؤں گا، میں اگر پیسے خود پہ لگاؤں گا تو گھر کے خرچے کیسے چلیں گے. وہ اسی چیز سے نہیں نکل پاتا. تو تبھی جا کے بہت لمبا وقت لگتا ہے اس کو یہ منانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اس لیول پہ لے کے آنے کے لیے جہاں وہ ریپو بلڈ کرتا ہے اور اس کے بعد جا کے وہ اپنا ڈیٹا شیئر کرتا ہے، ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہے. بہت لمبے ٹائم کے بعد میری 22 سالہ یہ تجربے کے اندر جہاں پہ ہم ڈیلی بیسس پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے آئے جنہوں نے کچھ لمبا عرصہ لیا، خود کو ایکسپریس کیا، اور آپ یقین کریں کہ جب وہ اپنے کسی دکھ اور اپنی کسی چیز پہ روتے ہیں، بات کرتے ہیں اور بات مکمل کر چکے ہوتے ہیں، تب وہ اظہار خیال باقاعدہ کرتے ہیں کہ کاش میں زندگی میں یہ کام پہلے کر چکا ہوتا اور آج میں کتنا خود کو سکھی محسوس کر رہا ہوں یہ بات کرنے کے بعد. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ ڈر، یہ خوف، یہ جو رکاوٹیں ہیں، یہ جو سٹگما ہے، لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی، اور تم تو بس تمہیں مر جانا ہے، خودکشی کرنی ہے، مگر تمہیں اپنا خیال نہیں کرنا، اس سے نکلنا ہے، اس سے نکلنا ہے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو معاشرہ ہے وہ اور میڈیا خاص طور پر کیا نمائندگی کر رہا ہے ہمارے اس مرد کی جو کہ عام ہے، جو کہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے؟ میرا خیال ہے میڈم اس وقت جو ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا ہے، وہ بالکل بھی اس چیز کو انکریج نہیں کر رہا کہ مرد جو ہے وہ ایکسپریسو ہو، مرد جو ہے وہ سینسٹیو ہو، یا ہیلپ سیکنگ ہو ایون، یا کئی جگہ پہ کمزور شو کرے. ٹھیک ہے، اس کی ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے. ابھی تک ہم اتنا ایڈوانس ہونے کے باوجود، اتنی ٹرانسفارمیشنز ہونے کے باوجود ہم ایکسیپٹ اس چیز کو نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں مرد جو ہے جب اچھا کمانے لگتا ہے، اپنا گھر بنا لیتا ہے، 2-3 چیزیں بنا لیتا ہے، تو کہتے ہیں اس کی شادی کر دیتے ہیں. وہ کبھی نہیں دیکھتے کیا وہ مینٹلی میچور بھی ہے یا ایموشنلی میچور بھی ہے.
ٹھیک ہے, اور ایک جو وہ شادی جو ہوتی ہے وہ پروجیکٹ ہوتا ہے نا, اس کی شادی کر دو وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اوور آل مرد کو وہ ایکسیپٹنس, جیسے ڈاکٹر صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ بینگ ہمارے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں ہمیں اتنا مشکل ہوتی ہے اس مرد میں سے نکلوانے کے لیے, بٹ ونس دے وینٹیلیٹ دیم سیلف, کتھاسس کرتے ہیں ایک نان ججمنٹل انوائرمنٹ میں ایکٹیو لسننگ کے ساتھ, تو دے فیل گڈ اباؤٹ دیم ٹھیک ہے. سیلف. لاسٹ منٹ ہے, مجھے یہ بتائیے آپ لوگوں نے مردوں کو کنونس کرنا آپ کے پاس آنے کے لیے لاسٹ منٹ میں آپ کیسے کریں گی؟ اوکے, سو میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ مرد جو ہے ایک مرد سے زیادہ آگے فیوچر کا فادر ہے. سو وین یو آر ریزنگ یور سیلف, ریزنگ اے چائلڈ, یو نیڈ ٹو ریز یور سیلف فرسٹ. تو میں تمام فادرس میل ممبرس سے کہوں گی کہ پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو کنسلٹ مینٹل ایکسپرٹس, مینٹل ہیلتھ پروفیشنلس, بیکاز کل کو انہوں نے کل کے باپ بننا ہے, گھر چلانے ہیں, تو وہ جب ان کے بچے ان کو کاپی کریں گے, امیٹیٹ کریں گے کہ اپنے ایموشنس کا اظہار سیفلی کر رہے ہیں, سیکیورلی کر رہے ہیں اور کانفیڈنس کے ساتھ کر رہے ہیں, تو وہ بھی یہ سیکھیں گے. سو پلیز بریک دس ویشس اینڈ ڈینجرس سائیکل آف جنریشن کرس, اور ایموشنس کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کو ڈمپ کرنے کے بجائے ان کو اظہار کریں, وینٹیلیٹ کریں, اور اس کے لیے بیسٹ جگہ جو ہے وہ سائیکالوجسٹ ہے, اور ہم آپ کے پاس ہیں. میں تو کہوں گا کہ ہر مرد نے صرف ایک جنریشن نہیں, جنریشنز کو پیدا کرنا ہے, اور جنریشنز کیسی پیدا ہوں گی جیسے آپ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دی بیسٹ ہونا چاہیے, اور دی بیسٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے, اور اس کے لیے جتنی باتیں آج ہم نے کی ان پر اگر عمل کیا جائے تو آپ دی بیسٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حرمین, اور بہت شکریہ ڈاکٹر سمن آپ کا. ناظرین, جو ہے وہ ایک خاندان کا سربراہ ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے, اور ہم مردوں کا دل سے ریگارڈ کرتے ہیں. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو سائیکالوجسٹ سے ضرور ہیلپ لیجئے اور اپنی پرفارمنس کو انہینس کریے اور زندگی کو خوب مزے سے جیے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیں, اللہ حافظ.